आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और हमेशा की तरह मेरा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतरा था। वह मेरी सारी कड़वी बातों को सहन कर जाती थी। उसने मुझे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया था और उसका यह रवैया मुझे और गुस्से से भरा शेर बना देता था और मैं उसके साथ ज्यादती कर दिया करता था। अब जब मैं उसको बिना वजह डांटने लगा तो वह खामोशी से आंसू पीती चुपचाप मेरे लिए पानी लेकर आ गई थी। और फिर जब मेरी उसकी आंसू भरी आंखों पर नजर पड़ी तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं आखिर अपनी पत्नी के साथ ऐसे क्यों करता था। मुझे खुद समझ नहीं आता था। काफी देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो वह कहने लगी कि क्या बात है, आप आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तब मैंने उससे बताया कि मेरी नौकरी छूट गई है। आज ऑफिस में मामूली सी बात पर मेरी दूसरे क्लर्क के साथ लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। तभी बॉस ने हम दोनों को ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बॉस का कहना था कि तुम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं रख सकता। अब तो महीने का शुरुआती दिन चल रहा है। यह थोड़े दिनों की जो सैलरी बन रही थी वह बॉस ने मुझे दे दी है और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती इतने कम पैसों में गुजारा करना तो असंभव सी बात लगती है। मेरी पत्नी ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करें, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगी। उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि मैं फिर पहले से काफी हद तक शांत हो गया था। वैसे भी मैं अपनी बीवी को जानता था, वह बहुत ही ज्यादा तमीजदार थी। घर को उसने बहुत अच्छे से सजा रखा था, मगर इसके बावजूद भी मैं उसकी कदर करने के बजाय उसे बात बात पर डांट दिया करता था और मुझे यह बात अजीब भी नहीं लगती थी। एक दो बार जब मैंने अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी के साथ यह रवैया रखा तो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि तुम अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम नहीं जानते, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करोगे, उसे इज्जत नहीं दोगे, तो फिर वह प्रेम के लिए किसी और की तरफ भी जा सकती है। वह किसी और मर्द से दोस्ती भी कर सकती है। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चल पड़ेगी। यह सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैंने अपने दोस्त को खूब सुनाई। उसे कहने लगा कि पत्नी ऐसी नहीं है, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तब वह मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर तुम उसके दिल का ख्याल नहीं करोगे और उसको ठेस पहुंचाओ तो तुम कभी भी उसका दिल नहीं जीत सकोगे। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। हमारे खानदान में वह मर्द जो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखता था, उसे उन्हें रण मुरीद कहा जाता था और मैं अपने नाम के साथ यह शब्द नहीं लगाना चाहता था। मैं अपने बाप जैसा था और मुझे इस शब्द से बहुत नफरत थी। यह शब्द सुनते ही मेरे शरीर में गुस्से से चिंगारियां बढ़ने लगती थीं और अब जब मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी तो मैं परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बिल्कुल थोड़े से पैसे थे जो मैंने अपनी पत्नी को दिए थे। आज सारा दिन नौकरी ढूंढने के बाद जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से जब घर के राशन के बारे में पता किया तो वह कहने लगी कि घर में सारा राशन वह कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी। मुझे इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरा हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब मुझे उस पर शक होने लगा था, उसके पास इतने पैसों का क्या काम। वह कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही आपने मुझे पैसे दिए थे नए कपड़े बनवाने के लिए, मगर वह मैंने रख दिए थे। मुझे कपड़ों की जरूरत अभी नहीं थी और अब वही पैसे काम आ गए। ये बात सुनकर मैं उसकी समझदारी का ख्याल हो गया था, मगर मैं उसे कुछ भी जताना नहीं चाहता था। वैसे भी परिभाषा करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। आज रात को जब मैंने उसे अपने पास बुलाया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। उसे मेरे हाथ लगाने से दर्द का एहसास भी हो रहा था। ये देखकर मुझे उस पर शक होने लगा कि यह सब किसने किया है। मैंने उससे पूछा कि मुझे सच बताओ, आज तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे हैं। यह सुनकर वह घबरा गई। फिर कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी, आपको गलतफहमी हो रही है।
और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि हम तो अब बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे। मेरे तो पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक नौकरी थी, उसकी सैलरी से भी मुश्किल से ही गुजारा होता था, क्योंकि वह तनख्वाह भी हमारी जरूरत के मुकाबले में कम थी। हमारी शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका था। 7 साल से हम दोनों औलाद से अनजान थे और हम दोनों ही अपना इलाज करवा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी यह तनख्वाह कम पड़ जाया करती थी। और अब तो मेरी वह तनख्वाह का सिलसिला भी खत्म हो गया था। और अब अगर यह इलाज बीच में रुक जाता तो फिर दोबारा से शुरू करवाना पड़ सकता था। मैं इस वजह से भी बहुत परेशान था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे जल्दी से कोई भी काम मिल जाए, ताकि मैं मेडिसिन खत्म होने से पहले डॉक्टर से बात कर सकूं। आज शाम को जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और कल मैं घर आते हुए वह दवाइयां लेकर आऊं। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया। उसे कहने लगा कि तुम जानती हो, मेरे हालात, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यह कहाँ से लेकर आऊंगा। तब उसने मेरे हाथ पर पैसे रखे और कहने लगी कि मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, आप इनसे दवाइयां ले आए। उसके हाथ में यह पैसे देखकर मैं कितनी देर उसे देखता रहा। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर क्या कर रही हो? ये क्या चल रहा है? कहाँ से आए हैं ये पैसे? तब वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, मैं आपको बता तो चुकी हूं कि यह मैंने अपने पास बचा के रखे हुए थे, ताकि अगर मुझ पर बुरा वक्त आए तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। मगर आप ना जाने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते, हालांकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। उसके बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था। बात उसकी ठीक थी, मगर सवाल जो उठ रहा था कि मैं तो उसे पहले ही बहुत कम पैसे देता था, तो क्या वह खुद पर खर्च करने के बजाय उन पैसों को रख दिया करती थी? यह सोचकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। आज रात को जब मैं पत्नी के पास गया तो मेरा हाथ लगते ही वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसके मुंह से दर्द से कराहे निकलने लगी थी। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बताओ तो मुझे। फिर जब मैंने देखा तो उसके जिस्म पर आज पहले से भी ज्यादा निशान बने हुए थे। ये तुम्हें क्या हुआ है? ये निशान कैसे आ जाते हैं शरीर पर? तब वह कराहते हुए बोली कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था, और ये निशान तो उसके काटने के हैं। ये निशान पूरे शरीर पर बने हुए थे और हर दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ये निशान नजर आते थे। तो क्या वह कीड़ा उसे रोजाना ही काटता था? अब मैंने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जानता था कि वह मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। अगले दिन सुबह काम पर जाते हुए मेरे अपने दोस्त से बात हुई और वह बातों बातों में मुझे कहने लगा कि अब तो तुम दोनों के घर के हालात अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी भी तो रोजाना काम पर जाती है और शाम को वापस आती है। वह भी कितनी अच्छी है, तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही है। तुम्हें अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। मैं तो तुम्हें पहले भी कहता था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतनी अच्छी लड़की मिली है, मगर तुम ना जाने क्यों उसकी कदर नहीं करते। यह कहकर वह तो वहां से चला गया था, मगर मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई थी। मेरे गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी कहाँ जाती थी और क्या गुल खिलाती थी। मैं उलटे पैर वापस घर आ गया तो वह घर में मौजूद थी। मुझे देखकर वह हैरान रह गई। फिर मुझे कहने लगी कि क्या बात है, आज आप नौकरी के तलाश में नहीं गए? तब मैं उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हो? क्या तुम्हें कहीं और जाना है या तुम्हें किसी को घर में बुलाना है? तब वह परेशान होकर मुझे कहने लगी कि मुझे भला कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही रहती हूँ, कहीं भी नहीं जाती। उसके बाद 3 दिन तक मैं घर में रहा। मैंने अपनी पत्नी को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था, मगर अब जब 3 दिनों के बाद मैंने फिर से उसके हाथ में पैसे देखे तो अब मेरे दिल में शक होने लगा था कि यकीनन वह कुछ गलत कर रही थी। वह कुछ ऐसा कर ही रही थी जो मेरी नज़रों से दूर था, जो मुझसे छुपा हुआ था। मुझे रह रहकर अपने दोस्त की बात याद आने लगी थी। मेरा दोस्त मुझे कहता था कि अगर तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे, उसे प्यार नहीं करोगे, तो वह फिर घर से बाहर निकलकर किसी और से इस चीज़ को मांगेगी, क्योंकि यह लड़की की फितरत है। उसे प्यार की ज़रूरत है। जो भी उसे प्यार देता है वह उसी की होकर रह जाती है। अगर पति उसका ख्याल नहीं रखता तो फिर जाहिर सी बात है कि वह औरत घर से बाहर इधर उधर मुंह मारने लगती है। मेरे दिल में भी शक नाक की तरह बैठ गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच तक पहुंच के रहूंगा।
अगर मुझे उसमें कोई भी गलत बात नजर आए तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। उसे एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकने दूंगा। अगले दिन जब मैं उठा तो वह बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे घर से बाहर निकाल दे। तभी वह मुझे कहने लगी कि आप इतने दिन से नौकरी के लिए नहीं गए, आज नौकरी पर जाएं, भगवान ने चाहा तो आपका काम जरूर होगा। मैंने आज खास तौर पर आपके लिए प्रार्थना की है कि आज हमारा यह प्रॉब्लम हल हो जाए। आप नहीं जानते कि मैं इस बात से कितनी परेशान हूं। तब मैंने अपने दिल में सोचा कि इसे परेशान तो होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौजूदगी की वजह से यह घर से बाहर जाने वाली नहीं थी। ना जाने वह क्या गुल खिलाती थी, वह कहाँ जाती थी, उसको दिखाने के लिए मैं घर से बाहर निकल आया था। मगर फिर मैं घर में ही जाकर एक कमरे में छुप गया था। मैं ऐसी जगह पर छुपा था जहां से कोई मुझे नहीं देख सकता था। फिर काफी देर तक मैं वहीं पर मौजूद रहा। मेरी पत्नी घर पर ही थी, वह घर से कहीं बाहर नहीं गई थी। अब मैं हैरान था कि क्या मेरे दोस्त ने उसके बारे में झूठ बोला था, मगर वह तो बहुत अच्छा था। भला उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वह तो मेरी पत्नी को बहुत पसंद करता था। वह मुझे अपनी पत्नी से बदसलूकी क्यों करवाता? मैं इन्हीं सोचों में गुम था। जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि अगर दरवाजा अभी के अभी नहीं खोला गया तो कोई दरवाजा तोड़ देगा। और अब तो बाहर से शोर की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। मैं परेशान हो गया कि यह आवाज कैसी थी। तब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया था, क्योंकि वहां पर जब मेरी दुनिया में आंख खुली तो मैंने घर का अजीब माहौल देखा था। मेरे पापा हर वक्त गुस्से में रहते थे, वह मम्मी से लड़ते रहते थे। मम्मी तो हर वक्त खामोश ही रहती थी, वह हर वक्त चुप सी रहती थी। मगर पापा और मेरे दादा हर वक्त उनको रुलाते रहते थे। ना जाने उन्हें मेरी मम्मी पर इतना गुस्सा क्यों आता था। सारा दिन मम्मी घर का काम करती रहती थी और चुपके चुपके वह रोती रहती थी। और जब शाम को मेरे पापा घर आते तो दादी उनसे कुछ ऐसा कहती जिसे सुनकर पापा को गुस्सा आ जाता था और वह मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते थे। ये देखकर मेरा भी रोना शुरू हो जाता था। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी मम्मी से करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे पापा अच्छे नहीं लगते थे, मगर जब वह मम्मी के साथ इस कदर जुल्म करते थे तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। उन्हें किसने हक दिया था कि वह बार बार मेरी माँ को जिल्लत करें, उन पर हाथ उठाते? जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि यह जो कुछ भी हो रहा था दादी की वजह से हो रहा था। जब भी पापा शाम को घर आते तो दादी पापा को मम्मी के खिलाफ बातें बताती थीं। और एक दिन तो हद हो गई, हमारे घर में पापा के कजिन आए हुए थे। वह बहुत अच्छे थे और उन्हें भी पापा की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। वह मेरी मम्मी से कहने लगे कि अब क्या जरूरत है कि आप हर रोज अपने पति से मार खाती हैं, उनका जुल्म भी सहती है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप कहीं भी नौकरी कर लें, अपने बेटे को भी अपने पास रख लें और इस दुख भरी जिंदगी से अपनी जान छुड़ा लें। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे आप पर बहुत तरस आता है। मम्मी रोते हुए कहने लगी कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बाद में दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा था और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। मगर उन्होंने मुझे यह बात भी कही थी कि मेरे लिए अब उनके घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अब तो वह लोग भी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊं, किसे बताऊं कि मुझ में क्या बीत रही है? अब तो मम्मी यह बातें कर ही रही थीं जब पापा सामने से आ गए और उन्होंने मम्मी को सबके सामने ही मारना शुरू कर दिया। दादी कहने लगे कि यही तुम्हारी पत्नी के करतूत है। जब तुम घर से बाहर जाते हो तो ये भी घर से बाहर निकल जाती है और ये भी और लोगों से हंसती बोलती है और कभी कभी सभी के सामने रोते हुए हम सबको बदनाम करती है, जबकि तुम्हारे सामने तो उसका रो न कभी खत्म नहीं होता। आज तक मैंने इसे तुम्हारे साथ हंस के बोलते हुए नहीं देखा। दादी की बातें सुन सुनकर पापा को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी उन्होंने अंकल को भी घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें कहने लगे कि आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में ना देखूं। उन्होंने मम्मी को भी इस कदर मारा कि मम्मी की चीखें निकलने लगी थीं। मैं बहुत डर गया था। तब पापा ने उन्हें मारना छोड़ दिया, मगर यह सब देख देख कर मैं पागल हो चुका था। कुछ समय गुजरने के बाद मम्मी को ना जाने क्या हुआ कि वह अचानक से बीमार पड़ गई। किसी ने उनका इलाज नहीं करवाया और फिर यह दुनिया छोड़कर चली गई।
उनके बगैर मैं अकेला पड़ गया था। अब तो दादी भी बहुत बीमार रहने लगी थी। तभी पापा ने फिर दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि मेरी शिकायतें लगा लगा कर मुझे पापा से डांट पड़वाती थीं। दादी को भी वो वक्त पर खाना नहीं देती थी। दादी जब उसकी शिकायत लगाती तो पापा कहते कि आपको मेरी पहली पत्नी से भी दिक्कत था और इससे भी है, ना जाने आपको कोई पसंद क्यों नहीं आता। अब तो दादी भी रोते रहती थी। वह कहती थी कि मैंने मेघा के साथ बहुत ज्यादती की, उसे अपने बेटे से मार खिलाती रही और अब मेरे कर्मों की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ रही है कि भूख लगने के बावजूद भी तुम मुझे वक्त पर खाना नहीं देती हो, न मुझे दवा देती हो। मुझ बुढ़िया का तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। तब मेरी दूसरी मम्मी हंसते हुए कहती हैं, आप खुद ही तो कह रही हैं यह आपके कर्मों की सजा है, तो आप मुझसे किस बात की शिकायत कर रही हैं। तब दादी उनकी बात सुन सुनकर चुप हो जाती थीं और फिर कुछ समय बाद दादी भी यह दुनिया छोड़कर चली गई। तो अब मैंने देखा कि सौतेली मम्मी पापा के जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती थीं और कभी कभी तो पूरा दिन भी घर से बाहर रहती थीं और अब तो वह किसी अंकल को भी घर में बुलाने लगी थी। मुझे वह कभी खेलने के लिए तो कभी पैसे देकर दुकान पर भेज दिया करती थी। जब मैं अंकल के बारे में पूछता तो वह कहती कि अगर तुमने अंकल के बारे में अपने पापा को बताया तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब मुझे पैसे भी देने लगी थी। पैसों के लालच में आकर मैंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अब तो मैं पहले से बड़ा हो गया था, हर एक चीज को समझने लगा था। अब मैं स्कूल भी जाने लगा था। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी माँ अपने कमरे में बंद होती और अक्सर अंकल भी वहीं होते थे। मुझे लगता था कि ना जाने वह दोनों कमरों में क्या करते रहते हैं। फिर एक दिन जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि वह दोनों गंदे काम कर रहे थे। इसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि मुझे यह सब पापा को बताना चाहिए, क्योंकि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी माँ मुझे किसी को यह बात बताने से मना कर रही थी। फिर जब मैंने आज पापा को बताया तो उन्हें भी दुख हुआ। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो घर में शोर बहुत ज्यादा था। पापा माँ को बहुत मार रहे थे। फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पापा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की है। इसके बाद अब ना जाने कब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं उसके साथ किए हुए जुल्म याद आते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। उसने किस तरह से हर एक चीज को बर्दाश्त किया था, उसकी अकेलापन का नाजायज फायदा उठाया। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह भी हर वक्त भगवान से माफी मांगते रहते थे। जो वक्त गुजर रहा था, मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी कि हर औरत माँ जैसी होती है, जो धोखा दे सकती है। पति के घर से बाहर निकलते ही वह दूसरे मर्दों को घर बुला लेती है। पापा की तन्हाई को देखते हुए जब मैं उनसे शादी करने की बात कहता तो वह कहते कि अब मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा, मैं अब किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। तुम भी जब बड़े हो जाओगे तब शादी करोगे तो देख समझ के शादी करना। यह सारी जिंदगी का मामला है। मेरे दिल में भी शक बैठ गया था। और फिर अब जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर कहने लगे कि इनका ख्याल रखा करें, इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। उसके बाद पापा फिर दिन ब दिन बीमार होते गए। उन्होंने ऑफिस में जाना छोड़ दिया था। उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को दे दिया था। खुद बीमार पड़ गए थे और फिर एक दिन वह भी मुझे छोड़कर चले गए। कितने समय तक मैं इसी गम से रोता रहा। मैं यह सोचकर परेशान होता रहा कि मैं दुनिया में अकेला पड़ गया हूं, मेरा अब कोई भी नहीं रहा। जब मुझे होश आया तब मेरा सब कुछ छीन चुका था। वह कारोबार और पैसा सब पर पापा के दोस्त ने कब्जा कर लिया था, जिनके साथ उनका कारोबार था। अब उसने इस घर पर भी कब्जा कर लिया। वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारा बाप दिवालिया हो गया था, उसने मुझसे कर्जा लिया था। अब या तो मुझे यह कर्जा वापस करो या फिर घर मेरे हवाले करो। मेरे पास तो उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने यह घर उसके हवाले कर दिया और उसे कहने लगा कि जो ज्यादती तुमने मेरे साथ की है तुम्हारे साथ भी यह सब कुछ जरूर होगा। तब वह हंसकर मुझे कहने लगा कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। मैं फिर इधर उधर फिरता रहा, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। मेरे अपने खाते में जो पैसे थे उससे मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया था।
और फिर एक जगह पर नौकरी करने लगा था। तभी मेरी मुलाकात पूजा से हुई थी। पूजा बाकी लड़कियों से काफी अलग थी और वह गरीब घराने की लड़की थी। मैंने जब उसे शादी की प्रपोजल दी तो उसने मेरी यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। मगर भगवान की कृपा से 7 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक हम दोनों औलाद नहीं पा सके थे। मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर जो कुछ मैंने अपनी सौतेली माँ को करते हुए देखा था, उससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोचने लगा था, शायद सारी पत्नियां ऐसी होती हैं और वह यही गुल खिलाती हैं। मेरे दिमाग से कभी भी यह बात अब नहीं निकल सकती थी, और अब जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो मैं इसी वजह से घर में छुपकर देखने लगा था। वह कहाँ जाती है, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं इंतजार कर रहा था कि वह क्या करती है, और अब जो मंजर मैंने देखा, मैं देखकर परेशान हो गया था। मैं चुप होकर रह गया था। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए थे। मुझे पता चल गया था कि मेरी पत्नी के शरीर पर यह निशान कैसे थे, मगर मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि मेरे दोस्त ने तो कहा था कि वह रोजाना घर से बाहर जाती थी, जबकि वह तो कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि घर में यह लोग आए थे। कितनी देर तक सामने का मंजर देखकर मैं हैरान होता रहा, और फिर जब मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी मुझे अपने सामने देखकर परेशान हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, मगर मैंने उसे किसी बात के हवाले से कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गया था। जितनी देर तक यह हंगामा जारी रहा, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और अब तो मैं अपने ही नजरों में गिर के रह गया था। मुझे अपना रवैया याद आ रहा था। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। उसकी कदर नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, सबके सामने उसे डांट दिया करता था। उसने एक बार भी मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की थी। मेरे बुरे व्यवहार को भी वह बर्दाश्त करती रही, और इस कदर तकलीफ मेरे साथ में भी उठाती रही, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। वह जान गई थी कि घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और मुझे नौकरी भी न जाने कब तक मिलेगी, और पैसे कमाने के लिए वह इतनी तकलीफ उठा रही थी। यह सोचकर ही मैं खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। रात को जब वह कमरे में आई तो वह खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझे कहने लगी कि मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, ना ही मैं आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ, बल्कि यह जो कुछ भी हुआ है, ये मैंने मजबूरी की वजह से किया है। वो दरअसल जब आपकी नौकरी चली गई थी और घर में पैसे भी ना होने के बराबर रह गए थे, तब मैंने फिर घर से बाहर निकलकर कमाने के बारे में सोचा था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, वरना मैं कहीं पर नौकरी कर लेती। मुझे यही काम आता है कि मैं किसी के बर्तन धो लूं, किसी की झाड़ू कर लूं। उसकी यह बात सुनकर मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मगर वह मुझसे बेखबर होकर अपनी ही बात कहती जा रही थी। वह कहने लगी कि उस दिन जब मैं एक कोठी पर गई तो वहां पर मेम साहब मुझे कहने लगीं, तुम क्या काम कर सकती हो? तब मैंने उन्हें बताया कि मैं सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम कर सकती हूँ। वह काफी देर तक मुझे देखते रही, फिर कहने लगी कि इस काम के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास पहले ही काफी नौकर है, मगर हमारे पास एक और काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। तब मैंने उनसे कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। तब वह मुझे कहने लगी कि मेरे 4 बच्चे हैं। वह उम्र में तो बड़े हैं, मगर दिमागी तौर पर अभी छोटे हैं। अगर यूं कहो कि वह पागल है तो यह कहना गलत ना होगा। उन्हें संभालना इतना आसान काम नहीं है। मैं जानती हूं यह मुश्किल काम है, मगर इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। हमारे यहाँ कोई भी नौकरानी नहीं टिकती, क्योंकि वह नौकरानी को बहुत तंग करते हैं, उन्हें जख्मी भी कर देते हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी, तभी मैंने यह काम करने की जिम्मेदारी ले ली थी, मगर मुझे अंदाजा हो गया था कि यह इतना आसान काम नहीं था। उनके बच्चों का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और कभी वह कोई चीज उठाकर मुझे मार देते, कभी मुझे नाखूनों से नोचने लगते थे, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर यह निशान बन जाते थे। कभी कभी तो यह निशान बहुत गहरे हो जाते थे, जिससे मुझे खुद बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती थी, मगर मैंने आपके सामने कभी भी इस तकलीफ का इजहार नहीं किया। जानती थी कि आप भी मुझसे इस बारे में पूछेंगे, तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। और उस दिन जब आपने मुझे कहा कि आपको मुझ पर शक हो गया, तो मैंने मालकिन को यह बात बता दी थी। वह कहने लगी कि मैं नौकरानी के हाथ अपने बच्चों को तुम्हारे घर ही भिजवा दिया करूंगी, और शाम को तुम्हारे पति के आने से पहले पहले मेरे नौकर मेरे बच्चों को घर ले आया करेगा।
इस तरह से तुम उन बच्चों की देख भी कर लोगी और तुम्हारे पति को भी तुम पर शक नहीं होगा। यह सोचकर मैंने भी उनकी बात मान ली थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बस यही है सारी बात जो मैंने आपसे छुपाई। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, बल्कि मैं तो यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि इसमें हम दोनों का ही फायदा था, और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं यह काम करने पर तैयार हूँ। उसकी बात जब खत्म हो गई तो मैं जोर जोर से रो पड़ा। उसे कहने लगा कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हारे जैसी अच्छी औरत मेरे साथ शादी करती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मगर तुमने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश है। मेरे दिल से तमाम शक निकल गए थे। मैं जानता था कि यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बच्चे मेरी पत्नी को नुकसान भी पहुंचाते थे। तभी मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी। तुम मालकिन को कह दो कि तुमने यह नौकरी छोड़ दी है और वह किसी और नौकरानी का बंदोबस्त कर ले। फिर अगले ही दिन मुझे भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। मैं इस बात पर बहुत खुश था और अब मैंने ओवर टाइम भी लगाना शुरू कर दिया था। मैं जान गया था कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है और सफल होना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए विश्वास और उत्साह पैदा हो गया था। मैं जान गया था कि वह सोचने लगा कि विकास कौन है, मगर याद करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, और इस बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से वह मुझे कहने लगी कि आज फिर से वही साहब आए थे। वह आपके बारे में पूछ रहे थे और अब तक वह कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पहचान लिया था। ये वही था जो मेरे पापा के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहा था, और उसने धोखे से पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। अब जब मैंने उसे देखा तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। मैंने उसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हें मुझसे जो छीनना था तुम छीन चुके हो, अब तुम्हारा क्या काम? तब वह रोने लगा, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया, मैंने उसकी सजा पाली है। मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया है। मेरा जवान बेटा आंखों के सामने मर गया। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वह सब कुछ तुम्हारा है, और अब मैं दोबारा से तुम्हारे नाम वह सब कुछ करके वापस जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी सारी बातों से अनजान थी। जब उसे यह पता चला, वह भी हैरान रह गई, और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया था। वह इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े घर में रहता था। मैंने अपना कारोबार संभाल लिया था। मुझे अब कहीं भी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर मैंने अपना और पत्नी का एक बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया था। कुछ ही समय के बाद भगवान ने हमें यह खुशी भी दी थी, और हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।